नमस्ते, मैं मधु ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल माई स्टडी डायरीज़ में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने की थी बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद कौन से इवेंट्स होंगे वो आज हम देखेंगे आज की वीडियो में। बैटल ऑफ बक्सर होती है बैटल ऑफ प्लासी के बाद में। अब वो बैटल ऑफ बक्सर इवॉल्व कैसे हुई वो हम आज की वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि बैटल है किस किस के बीच में, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड कर रहे थे, यानी कि उस आर्मी के मेन जो कमांडर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, और इसमें हार जाते हैं कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला हार जाते हैं, जबकि जो सिराजुद्दौला की आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की आर्मी। पर फिर भी सिराजुद्दौला हार जाते हैं, और इसके पीछे का रीज़न कौन था? मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र जो कि उनके एक कमांडर थे एक ग्रुप के, वो अपनी आर्मी के उस ग्रुप को लेके ही नहीं जाते बैटल फील्ड में, और उनको एक टाइप से धोखा दे देते हैं सिराजुद्दौला को, ठीक है। अब सिराजुद्दौला को धोखा देने के बाद मीर जाफ़र का रीज़न क्या था इनको एक्चुअल में धोखा देने का? कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे, उनकी आर्मी को लीड कर रहे थे, वो इनको ऑफ़र करते हैं मीर जाफ़र को कि वो उनको नवाब बना देंगे बंगाल का, अगर वो सपोर्ट ना करें सिराजुद्दौला को। अब मीर जाफ़र इस लालच में आ जाते हैं कि उनको बंगाल का क्या बनना था? नवाब बनना था, तो वो धोखा दे देते हैं सिराजुद्दौला को। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में जो मुगल एम्परर थे उस टाइम पे वो कौन थे? तो मुगल एम्परर थे आलमगीर टू, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि आलमगीर टू जो थे वो मुगल एम्परर थे बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे। अब बन जाते हैं मीर जाफ़र बंगाल के नवाब। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसे नवाब बनाती है मीर जाफ़र को? ही गेव अ लार्ज सम ऑफ मनी प्लस जमींदारी ऑफ 24 पारगनास टू द इंग्लिश। अब जब मीर जाफ़र को नवाब बनना था बंगाल का, तो मीर जाफ़र क्या करते हैं? बहुत सारा पैसा दे देते हैं किसको? इंग्लिश लोगों को, यानी कि ब्रिटिशर्स को बहुत सारा पैसा दे देते हैं, और ज़मींदारी दे देते हैं 24 पारगनास की, यानी कि 24 ग्रुप ऑफ विलेजेस की जो है वो ज़मींदारी दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। जिससे क्या करेगी? ज़मींदारी का मीनिंग होता है कि उन विलेजेस से टैक्स कलेक्ट कौन करेगा? इंग्लिश, ठीक है। तो इससे इंग्लिश को फ़ायदा हो गया, उन्हें पैसे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है बाय ब्रिटिशर्स। अब चाहते तो ब्रिटिशर खुद भी नवाब बन सकते थे बंगाल के। अब इस केस में ये क्वेश्चन उठता है कि वो खुद बंगाल के नवाब क्यों नहीं बने? तो देखो, ब्रिटिशर्स जो थे उनका मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो नवाब बने, गवर्नर बने, ठीक है। उनका मोटिव सिर्फ एक था कि वो यहाँ से पैसे अर्न करें, ठीक है, उनको फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में, उनके बिजनेस में, ठीक है। अब मतलब इन सिंपल लैंग्वेज कि वो एक टाइप से लूटना चाहते थे किसको? इंडिया को। इंडिया में उनको पता था कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको होने वाला है ट्रेड में, बिजनेस में, तो वो बिना टैक्स पे किए फ़ायदा उठाना चाहते थे इंडिया का। अब इंडिया से वो पैसे किसी भी तरीके से लें, उनको नवाब बनने से मतलब नहीं था। तो मीर जाफ़र बन जाता है उन नवाब, और वो किसके अंडर था? बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, क्योंकि मीर जाफ़र एक टाइप से पपेट बन चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी वो मीर जाफ़र को सुनना पड़ेगा, ठीक है। और यही जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी। अब देखिए, मीर जाफ़र इंक्रीजिंगली इरिटेटेड बाय इंटरफेरेंस ऑफ क्लाइव। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद जो मीर जाफ़र थे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव से। अब इसके पीछे का रीज़न ये था कि देखो, जब बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लगती है ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के मैटर्स में, ठीक है, तब मीर जाफ़र सोचते हैं कि इससे तो हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, मतलब सारा फ़ायदा जो है वो कौन उठा लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी।
हमारा रेवेन्यू भी कम आएगा, ठीक है। तो मीर जाफ़र क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और बाद में कुछ टाइम के बाद वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी मिल जाते हैं ताकि वो ब्रिटिशर्स को यहाँ से बंगाल से बाहर भगा सके, ठीक है। और ये बात पता लग जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जो मीर जाफ़र है, जिसको हमने ही नवाब बनाया, आज वो हमें धोखा दे रहा है, ठीक है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती है कि अब मीर जाफ़र जो हैं वो बंगाल के नवाब नहीं रहेंगे, अब हम किसी और को बंगाल का नवाब बनाएंगे। अब मीर जाफ़र के बाद जो नवाब बनाया जाता है वो बनाया जाता है मीर कासिम को। तो मीर जाफ़र के बाद जो नवाब बनते हैं बंगाल के वो बनते हैं मीर कासिम। और ये कौन सी ईयर में बनते हैं नवाब ऑफ बंगाल? 1760 में। तो मीर कासिम जो थे वो सन इन लॉ थे मीर जाफ़र के, यानी कि उनकी डॉटर के वो हस्बैंड थे। तो मीर कासिम बन जाते हैं 1760 में नवाब। और इसके पीछे का रीज़न क्या था कि कंपनी इनको क्या सोच के बनाती है? द कंपनी हैड थॉट दैट मीर कासिम वुड प्रूव टू बी एन आइडियल पपेट फॉर देम। अब कंपनी ये सोच के मीर कासिम को नवाब बनाती है कि अब मीर कासिम जो हैं वो सारे डिसीजन जो हैं वो हमारे फेवर में लेंगे, हमारे अकॉर्डिंग लेंगे और एक आइडियल पपेट बन जाएंगे उन कंपनी के, ठीक है। तो देखो, द मिसयूज ऑफ द कंपनीज दस्तक और ट्रेड परमिट बाय कंपनी ऑफिशियल्स ऑल्सो रिजल्टेड इन टेंशंस बिटवीन द नवाब एंड द इंग्लिश। अब देखो, मीर कासिम, सब कंपनी को लगता है कि मीर कासिम एक आइडियल पपेट बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और इसके पीछे का रीज़न क्या था कि कंपनी जो है वो दस्तक का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जो उनको परमिशन दी गई थी दस्तक इशू करने की, उसका मिसयूज़ करती है। ट्रेड परमिट जो उनको दिए गए थे उनका गलत फ़ायदा उठा रहे थे कंपनी ऑफिशियल, ठीक है। अब जब वो गलत फ़ायदा उठाएंगे ट्रेड का, तो उस बीच में टेंशन स्टार्ट हो जाती है नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और जो रेवेन्यू था, टैक्स रेवेन्यू, वो कम हो गया नवाब को, ठीक है। अब नवाब को कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम होने लगा बंगाल में, उसको लॉस होने लगा। तब नवाब ने सोचा कि अब उनको अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगी। और उन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में। अब मुर्शिदाबाद, मैंने देखो एक वीडियो में आपको बताया था कि ढाका से मुर्शिदाबाद जो कैपिटल शिफ्ट की गई थी वो किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। और 1717 के आसपास जो था वो उनका टाइम पीरियड था। 1727 तक मुर्शिद कुली खान जो थे वो नवाब थे बंगाल के, और उन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद जो थी वो कैपिटल को शिफ्ट किया था। लेकिन अब इन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल शिफ्ट कर दी। और देखो रीज़न क्या थे कि मुर्शिदाबाद जो था वो था बंगाल में और जो मुंगेर जो था वो बिहार में था। लेकिन उस टाइम वो सारा एरिया जो था वो बंगाल का ही होता था, ठीक है, बंगाल के अंडर ही आता था। तो मुर्शिदाबाद और मुंगेर में लगभग 300 to 350 किलोमीटर्स का डिफरेंस था। तो वो एक टाइप से कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से वो दूर अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं ताकि उनकी इंटरफेरेंस जो है वो हमारे मैटर्स में, यानी कि नवाब का जो बंगाल के मैटर्स थे उनमें कम इंटरफेरेंस हो, ठीक है। तो वो मुंगेर कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं और मुंगेर में वो क्या करते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ट्रेन करने के लिए। फॉरेन से कुछ एक्सपर्ट आते हैं उनकी आर्मी को ट्रेन करने के लिए। और साथ में वो एक गन फैक्ट्री भी स्टार्ट कर देते हैं मुंगेर में, ठीक है। तो उनके सारे परमिट्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। और इस टाइम पीरियड में जब उनके ये कैंसिल कर दिए जाते हैं परमिट्स बाय मीर कासिम, तब ब्रिटिशर्स जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं नवाब के अगेंस्ट, ठीक है। और फिर बाद में होता है आउटब्रेक ऑफ वॉर, क्योंकि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा था जब मीर कासिम जो थे वो नवाब थे बंगाल के। तो फिर होती है उनके बीच में वॉर 1763 में। लेकिन उस टाइम पे मीर कासिम को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो ये शायद ही ये वॉर जो है वो जीत पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से भाग के चले जाते हैं। और वो कहाँ भाग के चले जाते हैं? अवध। अब अवध में उस टाइम जो नवाब थे वो थे सुजाऊ दौला। अब ये अवध क्यों भाग के जाते हैं वो हम देखते हैं। देखो, जब मीर कासिम नवाब थे, ठीक है, तो
ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि मीर कासिम जो हैं वो उनके पपेट बन जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ करेंगे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तक का, उनके परमिट्स का गलत यूज़ करना स्टार्ट कर देती है तो मीर कासिम जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ एक्शंस ले लेते हैं, जिससे ब्रिटिशर्स जो हैं यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उनके अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती है मीर कासिम के अगेंस्ट, ठीक है। और बाद में आउटब्रेक होता है एक बैटल का, और वो बैटल होती है 1763 में, ठीक है। अब देखो 1763 में जो बैटल हुई उसमें मीर कासिम को रियलाइज़ हो गया कि वो ये बैटल हार जाएंगे, तो वो बैटल को बीच में छोड़ के, ठीक है, भाग के आ जाते हैं कहाँ पे, अवध। अब अवध में जो उस टाइम पे रूलर थे वो थे सुजाऊ दौला, ठीक है। तो वो सुजाऊ दौला के पास पहुंच जाते हैं और इनको बोलते हैं कि वो उनकी हेल्प करें रिकवर करने में बंगाल को, किससे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। तो सुजाऊ दौला तैयार हो जाते हैं कि वो मीर कासिम की जो है वो हेल्प करेंगे रिकवर करवाने में बंगाल को, ठीक है। अब देखो उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे शाह आलम II, ठीक है, शाह आलम II को ये न्यूज़ पहुंच जाती है कि जो अवध के रूलर हैं सुजाऊ दौला और मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से निकालना चाहते हैं। तो शाह आलम II भी इनको सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं अपनी आर्मी को लेके, ठीक है। तो शाह आलम II, सुजाऊ दौला और मीर कासिम ये तीनों आर्मी को लेके पहुंच जाते हैं बक्सर, ठीक है। और वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी भी पहुंच जाती है जिसको हेड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, ठीक है। अब जो हेक्टर मुनरो हैं वो उस टाइम पे इसलिए हेड कर रहे थे, जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो उस टाइम पे इंडिया में प्रेजेंट नहीं थे, वो इंग्लैंड जो है वो वापस चले गए थे। तो हेक्टर मुनरो जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के होते हैं हेड, और ये बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, ठीक है। और एक तरफ ये तीनों थे, सुजाऊ दौला, शाह आलम II और मीर कासिम, और एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, ठीक है। अब देखो बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है कि जो मीर कासिम थे वो बैटल ऑफ बक्सर को बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। उनको यानी कि रियलाइज़ हो जाता है कि हम ये बैटल हार जाएंगे, तो मीर कासिम भाग के चले जाते हैं। और जो अवध के रूलर थे सुजाऊ दौला और जो मुगल एम्परर थे शाह आलम II वो सरेंडर कर देते हैं, किसके आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के आगे, ठीक है। अब देखो जब ये सरेंडर कर देते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये बैटल जीत जाती है। अब इस बैटल को जीतने के बाद जो बंगाल के मतलब रूलर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं फिर से मीर जाफ़र। जो मीर कासिम से पहले जो मीर जाफ़र थे ना एम्परर, उन्हीं को ही फिर से बना दिया जाता है मुग़ल एम्परर मीर जाफ़र को। और मीर जाफ़र कुछ फ़ायदे भी देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, जैसे कि अब देखो उनको फिर से अगर एम्परर बना दिया जाता है तो मीर जाफ़र कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं जैसे मिदनापुर हो गई, चिटगोंग हो गई, कुछ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस दे देते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट इसलिए देते हैं ताकि वो मेंटेनेंस कर पाएँ अपनी आर्मी का, अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को ट्रेन करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मीर जाफ़र दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इनको फिर वो बना देते हैं फिर से नवाब ऑफ बंगाल। अब देखो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जो कि बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे इंडिया में प्रेजेंट नहीं थे, वो वापस आ जाते हैं इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव 1765 में वापस आ गए इंडिया। अब रॉबर्ट क्लाइव कुछ पॉलिटिकल सेटलमेंट उस टाइम पे करते हैं 1765 में, और वो पॉलिटिकल सेटलमेंट किसके साथ करते हैं, अवध के जो रूलर थे सुजाऊ दौला उनके साथ और शाह आलम II के साथ, ठीक है। इन दोनों के साथ कुछ सेटलमेंट्स करते हैं और ट्रीटीज साइन करते हैं, और उन ट्रीटीज़ को बोला जाता है ट्रीटीज़ ऑफ इलाहाबाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये ट्रीटीज़ ऑफ इलाहाबाद जो है वो डिटेल में करेंगे कि क्या साइन किया जाता है उन ट्रीटीज़ में रॉबर्ट क्लाइव, सुजाऊ दौला के बीच में और शाह आलम II के बीच में, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।